मैं जज अगर कर पा रहा हूँ साक्षी को, तो वन ऑफ द ब्राइट माइंड्स। थैंक यू। तो वन ऑफ द ब्राइट माइंड से मैं पूछना चाहूँगा, पेपर नंबर 1 कैसे मैनेज किया? अब आप क्या, आपका एम है कि मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूँ करण अरोड़ा और हमारे साथ आई हुई हैं साक्षी गोयल जी, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है विद 98 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली। और आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनका स्ट्रैटेजी क्या रहा था, कब से उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, आगे के उनके क्या प्लान्स हैं। आइए चलते हैं साक्षी जी की तरफ और सबसे पहले पूछते हैं कि यूजीसी नेट का दिमाग में कैसे आया? सी एज आई टोल्ड यू आई वॉज गिविंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो यूजीसी नेट वॉज, जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतना डीप में पढ़ लेते हो, व्हेन यू आर गिविंग फॉर जुडिशरी या फिर यूपीएससी, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी आने के बाद यू कहीं ना कहीं आपको आर्टिकुलेट करने में अपने सब्जेक्ट्स को आसानी हो जाती है, एंड विच आई थॉट वाज अ गैप यूजली टीचर्स फेस। इसीलिए यूजीसी नेट सिर्फ इसीलिए ही था कि आई एम, इफ़ अगर मेरा कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आई कैन आर्टिकुलेट माई सेल्फ गुड, विच वुड बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई कैन हेल्प इन दैट फील्ड। दैट्स वाई यूजीसी नेट। एक मुझे लगता है कि सारे लॉ वाले बच्चे रिलेट करेंगे कि लॉ करने के बाद हमें जंगल में छोड़ दिया जाता अग्रीड। कि हर चीज़ से आप लड़ते रहो, लिटिगेशन, जॉब, यूजीसी नेट, जुडिशरी, आपके पास ऑप्शंस हैं, जी। लेकिन उन ऑप्शन से भी आपको लड़ना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकलिटी है लॉ की, दैट इज़ डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो उसकी वजह से यूजुअली बच्चों को परेशानी आती है। एंड सी आई एम प्रैक्टिसिंग एज वेल। इन 2020 आई completed my law, so after it has been 4 years I'm practicing as well. तो मुझे ये लगता है कि having that background, and if I'm able to clear UGC NET, so what can I give to the student which would make a better, make me a better candidate, and students would be preferring me over others. 2020 के अंदर लिटिगेशन में बहुत बड़ा चेंज आया। बिल्कुल कोविड के बाद से हम सब ऑनलाइन हो गए। बिल्कुल। और अगर आप हाई कोर्ट्स में चले जाओ तो 2 टाइप के आपको वकील मिलेंगे। एक के हाथ में इतनी मोटी फाइल होंगी और वो पेजेस पलट रहे होते हैं, और दूसरे के हाथ में टैबलेट होता है जी एंड ये गो थ्रू पेजेस लाइक जैसे जजेस जाते हैं। जी। एक चेंज वो भी आया है। उसके अलावा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी हमें देखने को मिले कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इस बारी का एग्ज़ाम कैसे डिफरेंट था, बता सकते हो? सी आई हैव ओनली गिवन, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट, तो आई डोंट हैव मच टू कंपेयर विद, लेकिन आई हैव डन द PYQs। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले थ्योरी ज़्यादा थी, नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस जो कि, सी आई डू रिमेंबर एक जिसके ऊपर आई वाज स्टक, दे आस्क्ड कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रूफ हाउ अंडर विच 60। तो यूजुअली अब आई बिलीव द करेक्ट आंसर वाज 65A, एंड 65B टॉक्स अबाउट द सर्टिफिकेट। अब यूजुअली जब हम एज अ स्टूडेंट भी पढ़ते हैं या फिर एज अ कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 65B। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें गोइंग इनटू दैट, क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यस एविडेंस। यस, प्रूफ ऑफ। तीनों चीज़ों में हाँ फ़र्क होगा। जी जी। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होगी, जी तीनों जी चीज़ों में डिफरेंस होता है उसमें। और कोर्ट्स में तो 65B ऐसा कोर्ट कहता है कि 65B लाए, एग्जिबिट नहीं होगा। तो जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है ये चीज़ें। बाकी मेमोराइज कैसे किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स में कि कॉम्प्रिहेंसिव बहुत है सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस है, तो मेमोराइज कैसे किया था? सी आई हैड अ वेरी गुड मेंटर। उन्होंने मेरे से बहुत पहले ही बोला था कि जब तक आप मेंटली हर टाइम मेमोराइज नहीं करोगे, करेक्ट। सो व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन बाय सेक्शन, एक सिर्फ ये नहीं, सिर्फ अंदाज़ा लगा लो कि अच्छा ये सेक्शन है, ये क्या कहता है, हेडिंग्स, करेक्ट, दैट हेल्प्स अ लॉट। करेक्ट। वो बात मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है और बताया है कि किस तरीके से आपको मेमोराइज़ करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी वो चीज़ें कुछ बता सकूँ
और मुझे लगता है साक्षी को कुछ हद तक कुछ क्लिक किया होगा वो पार्ट भी, बिल्कुल। और जब उन्होंने पढ़ाई की होगी। बाकी टेक्स्ट बुक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? योर टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज एंड द PYQs, ठीक है। मेरे साथ जो दिक्कत थी विद द बुक्स वाज कि हम PYQ मार्क कर लेते हैं, उसके बाद चेक करना, दैट इज़ अ टास्क, क्योंकि हम कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, लेकिन Correct, अगर हम correct, ये नहीं देखेंगे कि उन क्वेश्चंस में कहाँ गलती है, क्या गलती है, हम उससे सीखेंगे कैसे? कई बार बुक्स में भी गलत लिखा होता है, हाँ आंसर मार्क हाँ गलत होता है हाँ उसके अंदर हाँ। भी। तो मेरे को था कि मेरे को PYQs और टेस्ट सीरीज ऐसे चाहिए कि आई एम मार्किंग द क्वेश्चंस एंड आई एम गेटिंग द सॉल्यूशंस, मेरा वो टाइम बच जाए, करेक्ट। विच हेल्प मी अ लॉट। और एक्सप्लेनेशन भी आपको फिर देखने को मिल जाती है यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। एंड इफ़ यू हैव अ डाउट, वैसे अधिकतर होता तो नहीं था कि क्वेश्चंस में डाउट है, लेकिन अगर कुछ डाउट है देयर इज़ अ ऑप्शन टू रिपोर्ट इट, देन यू कैन हैव अ, उस पर डिस्कशन हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग, यू आर सिटिंग हेयर एंड आई एम सेइंग कि मेरे लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है वो थी आपकी क्लासेस, स्पेशली द, because see everybody cannot pay textbook and Correct. get the subscription. Even the free classes, there is so much content in that, Yes. so precise content. If Yes. अगर आपको एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा कमर्शियल जो भी एक्ट का यूनिट है, इसमें इतने सारे एक्ट्स हैं, अगर आप एक एक दिन एक यूनिट को रिवाइज करने में लगाओगे वो टाइम लेता है। वेयरएज अगर आपकी क्लासेस कोई देखता है तो 2 घंटे में अगर आपकी एक यूनिट रिवाइज हो रही है, व्हाट इज बेन, मतलब कई बार मैं सोचता हूँ यूट्यूब पे इतना कंटेंट डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि शायद अल्टीमेट लॉस मेरा ही होता है उसके अंदर। अच्छा, वन ऑफ द, मैं जज अगर कर पा रहा हूँ साक्षी को, तो वन ऑफ द ब्राइट माइंड्स, थैंक यू तो वन ऑफ द ब्राइट माइंड से मैं पूछना चाहूँगा पेपर नंबर 1 कैसे मैनेज किया? सर, दैट वाज अ टास्क, दैट आई, टास्क ही पूछा है मैंने, टास्क कैसे अचीव किया? PYQs, PYQs। जितना हम मॉक टेस्ट देंगे, जितना हम PYQs देंगे, हमें तभी अंदाज़ा होगा, क्योंकि यूजुअली पेपर 2 हर कोई प्रैक्टिस करता है, वो Correct. उनका सब्जेक्ट होता है। Correct. पेपर 1 हर कोई नहीं प्रैक्टिस करता है, पेपर 1 के बारे में हर चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, मुझे नहीं पता कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, कैसे रिसर्च, कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो हमें पता होती हैं, हमारी LLMs के अंदर भी जनरली ये चीज़ें नहीं होती। हाँ नहीं होती हैं। तो आपको ऐसे समझ लो एक कितना बड़ा समुंदर है, उसमें एक क्वेश्चन, करेक्ट, विच इज तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज PYQs एंड एक KVS मदान। स्कोर कितना किया था, कितने क्वेश्चंस लगभग ठीक होंगे पेपर नंबर 1 में? ऑलमोस्ट एक आइडिया, क्योंकि मैं एक नंबर बताऊंगा, फिर मुझे उसके बाद बताना। सर, मेरे को इस पेपर का तो नहीं पता, लेकिन लास्ट जो पेपर दिया था दिसंबर अटेम्प्ट, उसमें अलग अलग आया था स्कोर, ठीक है। तो उसमें मेरा स्कोर वाज 50 आउट ऑफ 100 इन पेपर 1, मतलब 25 क्वेश्चन। हाँ अभी हमने आकिब से बात करी थी जी। ही स्कोर 99.98 परसेंटाइल, JRF उनका क्वालिफाई है, 234 मार्क्स उनके आए। पेपर नंबर 1 ही वाज सेइंग 35 क्वेश्चंस उनके करेक्ट थे। तो पेपर नंबर 1 का कितना इंपॉर्टेंस है? अगर साक्षी के 35 क्वेश्चंस करेक्ट होते, वेदर शी वुड हैव क्वालिफाइड JRF। पेपर 1, आई वुड से पेपर 1 इज द डिसाइडिंग फैक्टर Yes, कि correct. हम JRF निकाल रहे हैं या फिर Correct, असिस्टेंट प्रोफेसर। करेक्ट। एक इसके ऊपर मैंने अपनी क्लासेस के अंदर भी बात करी है, मैंने वीडियोस भी बनाई है इसके ऊपर जी। कि पेपर नंबर 1 का जो आपका टारगेट होना चाहिए दैट इज 35 क्वेश्चंस। वो 35 क्वेश्चंस आप क्रैक करते हो एंड यू आर गुड इन योर लॉ, आप JRF क्वालिफाई कर रहे हो, नॉट इवन दैट, यू आर क्वालिफाइंग JRF। बिल्कुल उसका इतना इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पेपर नंबर 1 के अंदर कितने मार्क्स थे। अगर 35 40 आप पहुंच सकते हो तो यू गेट थ्रू। और पेपर नंबर 2 का आपने बताया, पेपर नंबर 1 का बताया, जी। नेट क्वालिफाई किया आपने, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोई बात नहीं, आप खुल के बता सकते हैं। सी नेक्स्ट क्या है, मेरे को टीचिंग फैसिनेट करती है, नो डाउट, ठीक है। और उसकी बहुत सारी वजह हैं कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 4 years आई बिलीव कि टीचिंग जैसी चीज़ एंड बीइंग इन अ कॉलेज वाला माहौल, करेक्ट, आप प्रोफेसर हो लेकिन आप स्टिल यू आर कनेक्टेड टू यूथ, करेक्ट, यू
मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो टीचर्स होते हैं, वो मोस्ट अप टू डेट होते हैं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स विच दे आर सराउंडेड बाय। करेक्ट। जो बहुत बेसिक एग्जांपल, कुछ स्नैपचैट, कुछ इंस्टाग्राम। कुछ टाइम पहले तक जजेस भी ऐसे ही होते थे। अब थोड़ी हालत खराब हो रही है। जी। तो मेरे को जो लिटिगेशन में हुआ वो ये था कि इतना थोड़ा सा जनरेशन बड़ी वाली जनरेशन है, करेक्ट। विच आई एम फीलिंग कि मैं रियल लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ इन द एस्पेक्ट कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है और उसके नेगेटिव, जो नेगेटिव दुनिया। जिन्होंने लिटिगेशन प्रैक्टिस करी है उनको पता होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे बाल वाइट हो जाए। बिल्कुल, अग्रीड अग्रीड। हम चाहते हैं कि हम बड़े लगे। हमारे बाल वाइट हो जाए, हमारे कपड़े मतलब द वे वी आर ड्रेसिंग एज वेल, वी वांट टू लुक सीनियर। तभी कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। आई डू नॉट कट माई बियर्ड जब मैं जज के सामने जा रहा होता हूँ। अगर कट करके जाऊँगा तो प्रॉब्लम होता है। कोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा कि लिटिगेशन के अंदर थोड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, बिल्कुल। स्पेशली नई जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए। तो लॉ में हम अलग अलग कैटेगरीज ढूंढते हैं, जुडिशरी हम ढूंढते हैं, यूजी नेट हम ढूंढते हैं। आपने जुडिशरी भी सिलेक्ट किया होगा, यूजी नेट भी आपने सिलेक्ट किया। अब आप क्या, आपका एम है कि मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ? सर, आई would definitely like to dip my toes in टीचिंग फील्ड, ठीक है, रिसर्च फील्ड। और जैसा आपने बोला, लिटिगेशन इज टफ, Yes, स्पेशली correct. फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स लाइक मी। करेक्ट। तो ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और है, लिटिगेशन से हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, करेक्ट। because the scope of getting better and getting perfect in litigation as compared to every other field थोड़ा कम होता है। उधर हार्डकोर लॉ आप प्रैक्टिस कर पाते हो एज कम्पेयर टू इन हाउस काउंसिल्स एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ है, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश रहेगी, हो पाता है या नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू द सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा, इफ़ आई कुड बैलेंस बीइंग अ प्रोफेसर एज वेल एज एबल टू प्रैक्टिस, क्योंकि वो मैं लाना चाहती हूँ। समवट प्रैक्टिस इज गुड। आपका जो मेंटल बैलेंस है ना, वो मेंटेन करके रखती है। वो आपको ज़्यादा हाइपर भी नहीं होने देती जी। और ज़्यादा डाउन भी नहीं होने देती। बिल्कुल। तो आपको कैसे अपने इमोशन से डील करना है, प्रैक्टिस आपको वो सिखाती है। जी। और मैं अब तो मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लॉयर्स को बीपी की परेशानी तो रहती है। क्योंकि रात को सुबह टेंशन इतनी हो जाती है केसेस की, ये नहीं कि हम क्या बोलेंगे, ये हमें पता है कि हम क्या बोलेंगे। ये नहीं, हमें एक्चुअली में क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए या कोई भी मैटर के लिए डर लग रहा होता है, और हम क्लाइंट को शो नहीं कर सकते, जजेस को भी शो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो मुखौटा लगाना, अपने इमोशंस को दबाना बहुत अच्छे से आ जाता है। तो वो बहुत हेल्प करता है लाइफ के अंदर भी। जी। आप अपनी लाइफ में जब आगे भी बढ़ जाते हैं तब भी वो बहुत हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपनी वाइफ के साथ बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैलेंस आउट कर सकते हैं। मोरोवर वी आर फीलिंग, मतलब अगर प्रैक्टिस और टीचिंग साथ चल रहा है, वी आर ऑल्सो फीलिंग द लैक्यूना जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में है। करेक्ट। करेक्ट। एंड अगर सबको मेरा रूटीन पता हो, जिस चीज़ की हम बात करें, तो सुबह प्रैक्टिस और शाम को कुछ हद तक एड टेक में ही सही, लेकिन टीचिंग। तो विच इज़ बेनिफिटिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप सो कि सबको बेनिफिट दे। अगर प्रोसीजर होता है यहाँ पर CPC CRPC एविडेंस, तो शायद मुझे लगता है टीचिंग का लेवल अलग होता। बिल्कुल। क्योंकि यूजी सेंट में थोड़ी सी वो कमी है। जी। चलिए, और बताइए साक्षी, घर पे माहौल कैसा है? अभी तो खुशी का माहौल चल रहा है। मम्मी के चेहरे पे खुशी ज़्यादा, पापा के? मम्मी के चेहरे पे। मम्मी के चेहरे पे। मम्मी ने बोलना शुरू कर दी, प्रोफेसर साहिबा, डॉक्टर साहब। अब PhD, अगर PhD अप्लाई करेंगे तो आई गेस डॉक्टर साहब भी लग जाएगा। Yes. लेकिन हाँ, बिकॉज सी फैमिली, पेरेंट्स, जो भी सिबलिंग्स एज वेल, जब कोई भी हम एक पेपर देते हैं ना, स्पेशली द नेशनल लेवल का पेपर जब होता है,
तो हम नहीं प्रिपेयर, हमारी तो परीक्षा चल ही रही है करेक्ट करेक्ट साथ में। इफ यू आर स्टेइंग इन घर पे, घर से दूर भी, उस फॉर द मैटर घर से दूर भी, वो लोगों का भी चल रहा होता है कि क्या स्केड्यूल है, क्या अच्छा माहौल, आर दे फीलिंग दैट मेंटल स्टेबिलिटी जिसमें वो पढ़ पाएँ, नहीं पढ़ Yes, पाएँ, yes. तो दे ऑल्सो गो थ्रू दैट विद अस। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मैनेज करना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, अपने एलएलएम के बाद दे रहे हो, अपनी सस्टेनेंस के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए, आपको एक अपनी लाइफ भी जीनी है, बिल्कुल। पैसा भी कमाना है और साथ में पढ़ना भी है, सी तो उसको कैसे बैलेंस आउट किया? इट टेक्स 5 to 6 years टू कंप्लीट लॉ, ठीक है। उसके बाद आप एलएलएम करते हो, अब तो 1 साल ख़त्म हो गया है, 2 या 3 साल की एलएलएम। करेक्ट यू आर मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 26-27 बाय दैट टाइम, करेक्ट। ठीक है। अगर ये सब जल्दी करते हो आप हाँ, तो अब आपके जो दिमाग में प्रेशर चल रहा है वो ये है, मम्मी पापा से अब तो नहीं लेना, मम्मी पापा से अब और टाइम रुक भी नहीं सकते। हाँ हाँ, और हमें भी वी हैव टू प्रूव योरसेल्फ यार, बहुत चीज़ें ऐसी, शादी का प्रेशर, पैसों का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर। हाँ, ऑल उसके दिस बीच में अपनी तैयारी कैसे करी थी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वो आंखों में एक स्पार्क आ जाता ना बिल्कुल ये सब सुन के, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जी मैंने क्लियर कर लिया। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए, हमारे पास, तो आपको ये गिफ्ट देना चाहेंगे थैंक यू, फेसबुक की साइट से, थैंक और यू सो मच, आपको आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके।